हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमें हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसजी 12 को। एमएसजी 12 की लगभग सभी कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं और हमने दिसंबर 2019 की व्याख्या भी कर ली हैं चारों। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे जून 2019 की व्याख्या नंबर 1। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टोटल इसमें 15 कहानियाँ हैं, हमें पता है। उसमें से 13 कहानियाँ मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। तो जो व्याख्या आती है ना, इन 10 कहानियों में से आती है, बाकी 5 कहानियों में से व्याख्या नहीं आएंगी। कौन कौन से में से आती हैं व्याख्या? टोबा टेक सिंह, अपने लिए शोकगीत, दीदी, विद्रोह, चिता, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, टेडिल, प्राणधारा, बगई और दूजो कबीर, ठीक है। तो इन कहानियों में से मैंने सिर्फ दूजो कबीर नहीं बनाई है, बाकी सारी हमने कहानियाँ पढ़ ली हैं। तो कहानी पढ़ने से ही हमें व्याख्या आ जाती है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है हम कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य होते हैं, इसमें 4 व्याख्या होती हैं, इनमें से 2 आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन्नम्मा ने मुंह ना खोला, फिर सिर धीरे से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की 2 चमचमाती बूंदें उसके गालों पर से फिसल गईं। वही उसका दिया मौन उत्तर था। उसकी शुभ्र आत्मा को मेरे अज्ञान के पर्दे को उखाड़ फेंकना मेरा काम था, ठीक है। तो उसकी शुभ आत्मा को घेरे हुए अज्ञान के पर्दे को उतार फेंकना मेरा काम था। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वह स्थान समीप ही आएगा। इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ता ना मिले और ये कहे कोई कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता ही ठीक नहीं है, बल्कि हम अपने गंतव्य से दूर चले जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मैंने अपनी बातों से चेन्नम्मा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न किया था, ठीक है। तो ये कहानी में पता है, ये कहानी लिखी है आनंद ने, ठीक है, जो दक्षिण भारत की एक कुप्रथा बसवी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, ठीक है। तो मैं आपको प्रसंग में इसके बारे में बता देती हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कथाकार आनंद द्वारा रचित कहानी है ये, जो दक्षिण भारत की एक कुप्रथा बसवी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस प्रथा के अंतर्गत माँ बाप अपनी बेटी की शादी न करके उसे ईश्वर की सेवा के लिए छोड़ देते हैं और उसे हर दिन हर क्षण अपनी इच्छाओं को मारते हुए तिल तिल मरकर जीने को मजबूर करते हैं। चेन्नम्मा में भी एक ऐसी ही युवती है जिससे लेखक की मुलाकात होती है। पहले तो लेखक ऐसी प्रथा के बारे में जानकर अचंभित होता है, किंतु अपने विवेक के आधार पर उसे ऐसा जीवन जीने के लिए मना करता है जिसमें अपने मान को खोकर ईश्वर की मन्नत पूरी करने की बात कही गई हो। यह प्रसंग उसी अवसर का है। तो अगर आपने ये कहानी नहीं देखी है तो आप एक बार उसे सुन लीजिए या अपनी बुक से पढ़ लीजिए, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ था कि चेन्नम्मा जब बहुत छोटी थी ना, तो बहुत बीमार हो गई थी। तो मतलब जब वो ठीक हुई तो उसके माँ बाप ने ये मन्नत मांग ली थी कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे और इसे ईश्वर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लड़की शादी नहीं करती है, सिर्फ ईश्वर के उसमें ही चलती रहती है, ईश्वर के लिए ही काम करती है, ठीक है। और उसमें होता है कि वो किसी के साथ भी रिलेशंस बना लेती है और लेकिन शादी नहीं करती, और वो उसको धर्म का काम मानती है, ठीक है। तो ये बसवी प्रथा होती है, ओके। तो इसमें शादी नहीं करते बल्कि सेवा की ईश्वर की सेवा के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर दिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पल पल करके मर रही हो, ठीक है, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है शादी करके अपना घर बसाने का, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसमें खुश थी, ठीक है। उसे लग रहा था कि चलो माँ बाप ने जो भी कहा है, उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो जो भी उसके माँ बाप कह रहे थे उसके हिसाब से वो ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार थी, ठीक है। तो ये तो था प्रसंग। अब व्याख्या पढ़ते हैं। लेखक चेन्नम्मा को 20वीं का जीवन छोड़कर एक लोक मर्यादा से पूर्ण जीवन जीने की सलाह देता है, ठीक है। क्योंकि जब चेन्नम्मा लेखक के कमरे में गई थी तो उसने इस बसवी प्रथा के बारे में बताया, तो उसने कहा कि ये बसवी का जीवन छोड़ दो और लोक मर्यादा से पूर्ण जीवन जीने की उसने लेखक ने सलाह दी चेन्नम्मा को। वह कहता है कि ईश्वर के नाम पर अनेक लोगों की इस प्रकार सेवा करना बहुत ही बड़ा पाप है कि किसी भी व्यक्ति से रिलेशन बनाना बहुत बड़ा पाप है। उस पर भी आप ये कह रहे हो कि ये ईश्वर के काम नाम पर है। यदि तुम्हें पता होता तो तुम ये काम कभी ना करती, ठीक है। तो चेन्नम्मा को ये सब नहीं पता था, बस उसके माँ बाप ने जो कहा वो काम करती जा रही थी। चेन्नम्मा ये सब बातें मौन होकर सुनती रही, उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला।
उसने श्रम से अपना सिर झुका लिया था और उसके हृदय की भावनाएं अश्रुओं के रूप में उसके गालों पर बहने लगी, क्योंकि जो उसके हृदय की भावना थी वो आंसुओं के रूप में उसके गालों पर बहने लगी थी। यही आंसू मानो उसका उत्तर थे और ये दर्शा रहे थे कि जो लेखक ने कहा है वही सत्य था। वो समझ गई थी कि जो लेखक कह रहा है वो सही है। ईश्वर के नाम पे जो पर्दा उसकी आंखों पर चढ़ाया गया था, लेखक उसे उतारने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, उसने कहा ना कि भाई नहीं, ऐसा ईश्वर की कोई सेवा नहीं होती, आपको लोक मर्यादा वाला पूर्ण जीवन ही जीना चाहिए। ठीक है, तो जो ईश्वर के नाम पर उसके आंखों पर पर्दा चढ़ा दिया गया था, लेखक उसे प्रयास कर रहा था कि वो उतर जाए। यह दृश्य लगभग वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति तेज कदमों से चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला हो और उसे कोई बता दे कि तुम तो गलत रास्ते पर आ गए हो और जिस दिशा में तुम आए हो तो वो दिशा ही गलत है, बजाय तुम अपनी मंजिल के पास पहुंचने के उससे दूर हो जा रहे हो। जैसे अगर आपको जाना है उत्तर की तरफ और आप चल पड़े हो दक्षिण की तरफ, तो बजाय अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के आप उससे दूर होते जा रहे हो। तो लेखक को लगा कि उसकी बातों का चेन्नम्मा पर कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ा था। ये सब जानकर चेन्नम्मा रोने लगी और अंततः उसने अपने इस पापपूर्ण जीवन का अंत कर लिया और वो आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरह से लेखक का तो लगा था कि शायद वो समझ गई है, सुधर जाएगी, लेकिन उसने क्या करा, उसे लगा कि तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तभी इस कहानी का नाम है लड़की जिसकी मैंने हत्या की। ठीक है, तो अब हम विशेष पढ़ लेते हैं। विशेष में 2 या 3 लाइनें लिखनी होती हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो पहला तो लिख देते हैं कि लेखक ने दक्षिण भारत की कुप्रथा बसवी का मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया है, जिसमें एक युवती को ईश्वर के नाम पर देवदासी का जैसा नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। देवदासी मतलब ईश्वर की दासी। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि किस तरह से एक कुप्रथा किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद कर सकती है, उसकी इच्छाओं का दमन कर सकती है। ठीक है, और यहाँ तक कि जब उसे इस सच्चाई का पता चलता है तो वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेती है। और तीसरे में लिख दीजिएगा कि गद्यांश की भाषा बहुत सरल, सारगर्भित और अवसर के अनुकूल है। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट होता है ना, ये तीसरा पॉइंट तो हम ऐसे हर एक की कहानी में लिख सकते हैं। तो टोटल इसमें 2 ही लिखे हैं, बट आपको 3 या 4 लिख देने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने, छोटे छोटे 3 आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये व्याख्या यहीं ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।